आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है आवृतबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद या प्रारूपिक भ्रूणकोश परिवर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जो आवृतबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद होता है उसके परिवर्तन का सचित्र वर्णन करना है। तो आइए पहले हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला चित्र दिखाया गया है ये एक बीजांड का चित्र दिखाया गया है। बीजांड के अंग दिखाए गए हैं जिसमें बीजांडकाय और गुरु बीजाणु मातृकोशिका दिखाए गए। एक व्यापक गुरु बीजाणु मातृकोशिका एक डायोड तथा एक गुरु बीजाणु का टेट्राड क्या बनाती है। यहाँ पे तो डायोड बनाती है गुरु बीजाणु द्वितीयक, तथा यहाँ पे गुरु बीजाणु चतुष्ट का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये जो यहाँ पर दिखाए गए ये दिखाए गए भ्रूणकोश के 1, 2, 4 तथा 8 न्यूक्लियेट चरण। मतलब जब क्या होता है, जो भ्रूणकोश 1, 2, 4 तथा 8 केंद्र किया होता है तो उसके ये चरण यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये यहाँ पर एक परिपक्व भ्रूणकोश का आरेखीय रूपांतरण किया गया है। तो ये क्या होता है कि जो स्त्री या मादा युग्मकोद्भिद होता है, क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु में से एक कार्यशील होता है। तो यहाँ क्या होता है, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं या पुष्पी पादप होते हैं उनमें गुरु बीजाणु की संख्या होती है 4। क्या होती है, 4 गुरु बीजाणु होते हैं। तो इन 4 गुरु बीजाणु में से क्या होता है, सिर्फ एक गुरु बीजाणु क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो एक गुरु बीजाणु यहाँ पे क्रियाशील होता है। बाकी जो शेष 3 बचते हैं ये 3 क्या हो जाते हैं, अपभ्रष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाकी ये 3 अपभ्रष्ट हो जाते हैं, या जिसको हम अपविकसित कह सकते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होता है। तो केवल ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है ये क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होता है। क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक अकेला क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है, क्या है, एक अकेला ये क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है इसके बनने से, इसके अकेले गुरु बीजाणु के, इस अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने, मतलब पूर्ण भ्रूणकोश के बनने की विधि को क्या कहा जाता है, एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक बीजाणुज विकास। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक बीजाणु से यहाँ पे क्या हो रहा है, भ्रूणकोश का विकास हो रहा है। भ्रूणकोश के निर्माण में क्या होता है कि क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र की न्यूक्लियाई में बना देते हैं। अब यहाँ क्या होता है, जो क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे समसूत्री विभाजन करते हैं, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ क्या हो जाता है, इससे यहाँ पे 2 केंद्रक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 2 केंद्रक जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 केंद्रक बनते हैं जो कि क्या करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं और 2 न्यूक्लियेट भ्रूणकोश की रचना करते हैं। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 केंद्रकीय भ्रूणकोश की रचना। तो यहाँ पर जो भ्रूण होता है वो क्या हो जाता है, 2 केंद्रकीय, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये क्या दिखाया है, 2 केंद्रकीय भ्रूणकोश दिखाया गया है। अब यहाँ क्या होता है कि 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकीय विभाजन होते हैं। क्या होते हैं, अब 2 अन्य क्रमिक समसूत्री विभाजन होते हैं। तो 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय और तत्पश्चात 8 केंद्रीय भ्रूणकोश की संरचना कर देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, 2 अन्य समसूत्री विभाजन होते हैं। तो तत्पश्चात क्या होता है, 2 से 4 और 4 से यहाँ पर 8 क्या बन जाते हैं, भ्रूणकोश, या 4 से 8 न्यूक्लीकृत भ्रूणकोश की रचना हो जाती है। तो अब ये भ्रूणकोश क्या हो जाता है, 8 न्यूक्लीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, 8 न्यूक्लीकृत। मतलब इसमें जो न्यूक्लियस या इसमें जो केंद्रक होते हैं ये केंद्रक कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं।
अब क्या होता है, जो केंद्र का विभाजन, ये जो सूत्री विभाजन यहाँ पे होता है, ये सही अर्थों में क्या होता है, मुक्त केंद्रक होता है। क्या होता है, जो यहाँ पर सूत्री विभाजन होता है, इसमें ये सूत्री विभाजन मुक्त केंद्र किया होता है। मुक्त केंद्र की मतलब जब जो केंद्रक होता है, इस केंद्र के और कोई भी क्या नहीं होता, आवरण या कोई भी आवृत नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये केंद्रक आवृत नहीं होता है। जो केंद्र के विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता। तो मतलब यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होती है, तो केंद्र के विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे कोशिका भित्ति से अनुपालित नहीं किया जाता है। कोशिका भित्ति से क्या नहीं किया जाता है, यहाँ पे अनुपालित नहीं किया जाता है, या कोशिका भित्ति यहाँ पर क्या नहीं करती, केंद्रक के चारों ओर आवरण नहीं बनाती है। जब क्या करता है, ये विभाजन करता है। 8 न्यूक्लियेट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। अब क्या होता है, जब यहाँ पे 8 न्यूक्लियेट या 8 केंद्र क्या संरचना बन जाती है, क्या बन जाती है, जब ये 8 केंद्र की संरचना बन जाती है, तब यहाँ पे क्या पड़ती है, कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। किसकी नींव पड़ती है, कोशिका भित्ति की। अब यहाँ पर कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, उसके पश्चात क्या होता है, यहाँ पे जो ये केंद्रक होते हैं कोशिका भित्ति के अंदर आते हैं, जो कि क्या होते हैं, विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप ले लेती हैं। अब क्या करते हैं, ये विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद का रूप ले लेते हैं। विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद का रूप ले लेते हैं। मतलब यहाँ क्या होता है, जब ये कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, तो ये केंद्र क्या हो जाते हैं, कोशिका भित्ति के अंदर समाहित हो जाते हैं, तथा विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद की या इसका क्या हो जाता है, संगठन का रूप ले लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का क्या होता है, जो भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती है, 8 होती हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, जो भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाएं बनती है, यहाँ इन कोशिकाओं में क्या होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, या 8 क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, 8 केंद्रक। अब ये जो 8 केंद्रक होते हैं, 8 में से 6 केंद्रक भित्ति कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। तो इन 8 में से जो 6 केंद्रक होते हैं, इन 6 केंद्रकों में क्या होती है, भित्ति कोशिका। तो मतलब भित्ति कोशिका से घिरी हुई होती है। क्या होती है, भित्ति कोशिका से ये 6 न्यूक्लियस जो है घिरे हुए होते हैं और कोशिकाओं में समाहित रहते हैं। और ये जो 6 केंद्रक होते हैं, क्या होते हैं, ये जो 6 केंद्रक होते हैं, ये कोशिकाओं में क्या होते हैं, समायोजित रहते हैं। क्या रहते हैं, कोशिकाओं में समाहित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या बचे, 6 न्यूक्लियाई तो कोशिका भित्ति के अंदर आते हैं। अब बचे यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई या 2 केंद्रक। तो ये 2 केंद्रक क्या करते हैं, यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। तो ये ध्रुवीय केंद्रक का, ये बचे हुए 2 केंद्रक क्या कहलाते हैं, यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े कोशिका केंद्र में उपस्थित होते हैं। तो जो क्या करते हैं, अंड उपकरण के नीचे। अब ये ध्रुवीय केंद्रक कहाँ होते हैं, जो अंड उपकरण होता है। क्या होता है, अंड उपकरण। तो ये अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है, क्या होती है, बड़ी केंद्रीय कोशिका। तो इस बड़ी केंद्रीय कोशिका में क्या होते हैं, ये 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं या स्थित होते हैं। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। अब जो यहाँ पे भ्रूणकोश होता है, इस भ्रूणकोश के भीतर क्या होता है, जो कोशिकाओं का वितरण होता है, ये वितरण क्या होता है, विशिष्टतापूर्ण होता है। क्या होता है, ये जो वितरण होता है ये विशिष्टता पूर्ण होता है। बीजाणुद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समुच्चरित होकर अंड उपकरण का समुच्चय का निर्माण करती है। अब यहाँ क्या होता है, जो यहाँ पे बीजाणुद्वारी सिरा होता है, क्या होता है, बीजाणुद्वारी सिरा होता है। तो बीजाणुद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समुच्चरित होकर अंड उपकरण का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ये जो बीजाणुद्वारी सिरा है, क्या है, जो ये बीजाणुद्वारी सिरा है, ये वाला जो सिरा है, ये क्या है, बीजाणुद्वारी सिरा है। तो यहाँ पे ये 3 कोशिकाएं क्या करती हैं, अंड उपकरण का निर्माण करती हैं। पहली कोशिका, दूसरी ये और तीसरी ये। इस अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिकाएं निहित होती हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिकाएं क्या होती हैं, इस समुच्चय के अंदर निहित होती हैं।
बीजांडद्वारी छोर जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोशिकाएं स्थूलन होने लगता है। तो यहाँ पर ये तंतुरूप समुच्चय है, जो यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष सहायक कोशिका स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका को ये क्या करता है, दिशा निर्देश प्रदान करता है। क्या करता है, दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो मतलब ये दिशा निर्देश प्रदान करने में यहाँ पे क्या निभाता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि जो पराग नलिका होती है, ये पराग नलिका क्या होती है, इसके माध्यम से यहाँ से क्या करती है, जो नर युग्मक होते हैं उन नर युग्मकों को क्या करते हैं, अंदर छोड़ते हैं। 3 अन्य कोशिकाएं निभाग्य छोर पर होती हैं। तो 3 जो अन्य कोशिकाएं हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये 3 कोशिकाएं ये क्या होती हैं, अन्य छोर पर, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिव्यासांत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल। तो ये क्या कहलाती है, प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल कहलाती हैं। बृहद केंद्रीय कोशिका जैसे कि पहले बताया गया है में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये यहाँ क्या है, यहाँ पे 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई बीच में उपस्थित होता है। इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि क्या हो जाता है, 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिका होता है। मतलब जो एक आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है, क्या होता है, जो आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है, परिपक्व होने पर क्या हो जाता है, ये परिपक्व होने पर 7 कोशिकीय, मतलब क्या होती है, उसमें 7 कोशिकाएं होती हैं तथा 8 न्यूक्लीकृत, तथा उन कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, 8 न्यूक्लियस विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं, 8 न्यूक्लियस विद्यमान होते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।